नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 2 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं है, बट फिर भी 18 to 20 न्यूज़ के आसपास है। इसको भी अगर हम कवर कर लेंगे तो पूरा का पूरा हमारा पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो व्यूअर्स मेरे जो नए हैं उन्हें बता दूं कि जो हम ये सीरीज़ चालू किए हैं उसमें हम रोज़ इकोनॉमिक टाइम्स का टॉप 20-30 आर्टिकल्स लगभग कवर करते हैं। हम सिर्फ छोड़ते वो आर्टिकल जो कि एकदम कंपनी स्पेसिफिक हो या तो एकदम पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ हो, जैसे कि बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये मचा दिया, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट उसके अलावा हम सारे पेपर को पूरा कवर करते हैं। आपको अगर लगता है तो आप प्लीज़ अपने एंड पे भी पेपर को गो थ्रू करिए। कोई अगर ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मुझे कवर करना चाहिए था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको या तो रीज़न दूंगा कि भाई मैंने क्यों कवर नहीं किया, और या तो फिर मैं नेक्स्ट अपने वीडियो से उस टाइप के टॉपिक्स को भी कवर करना चालू कर दूंगा। तो वीडियो पे लाइक ज़रूर दबाएं दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ कि लाइक्स तो आजकल फिर भी थोड़े आ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस टाइप के वीडियोस जब भी मैं बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट तो मैंने बोला है कि आप ज़रूर करके बताएं कि क्या आपको वीडियो में और सुधार चाहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी चीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़। जीएसटी किटी स्वेल्स, फैक्ट्री एक्टिविटी हिट्स 31 मंथ हाई। देखिए इसका मतलब क्या है। एक तो पहले है कि डीजल एंड पेट्रोल सेल्स जंप 9.3% एंड 10.4% रिस्पेक्टिवली। कार डिस्पैचेस टू डीलर्स इंक्रीज 13.5%। एक तो आप ये चीज़ देखिए ना कि डीजल एंड पेट्रोल सेल्स जंप 3.9%, मतलब सॉरी 9.3%। इसका मतलब क्या डीजल और पेट्रोल पे क्या जीएसटी एप्लीकेबल है? क्या ये न्यूज़ गलत है दोस्तों? नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम क्रूड फॉर्म में जब पेट्रोलियम का बात करते हैं तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता। बट अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में, तो उस पर अलग अलग रेट के, जैसे कि गैस फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम हो गया, तो उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स है वो चार्जेबल हो जाते हैं, ठीक है, जीएसटी के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो कार्स डिस्पैचेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जीएसटी में। देखिए दोस्तों, जीएसटी का हाइक होना बहुत, मैं तो बोलूँगा ठीक है, अचीवमेंट है। बट आप ये चीज़ देखो, इन्फ्लेशन भी ऑल टाइम हाई में चल रहा है हमारा, ठीक है, तो उसके कारण भी थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है जीएसटी के कलेक्शन में। बट ठीक है, समहाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अब हम पेस उठा रहे, इकोनॉमी पे बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण भी जीएसटी का हमारा रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, मेजर प्लेयर्स लुकिंग एट इंडिया एज नेक्स्ट स्टेप मेकिंग डेस्टिनेशन। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो चिप मिशन है, जिसे हम आईएसएम बोलते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, वो गवर्नमेंट ने रीलॉन्च किया है। अभी ये रीलॉन्च के टाइम में गवर्नमेंट ने बोला कि हम 50% तक का जो है आपके साथ प्रोजेक्ट का कॉस्ट उठाने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट का टोटल एलोकेशन इसमें 10 बिलियन लगभग है, दैट इज अराउंड 76,000 करोड़। गवर्नमेंट ये चीज़ कह रहा है कि भाई पहले और अभी के सिस्टम में ये फ़र्क है कि पहला जो चिप है वो लगभग 25 नैनोमीटर्स तक था, अब 40 नैनोमीटर्स और उसके अबव भी जाने लग गया। ये इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में ये चीज़ पता किया गया है कि भाई कार मेकिंग इंडस्ट्री में ये बड़े बड़े चिप्स का बहुत यूज़ है। कुछ कंपनी से पहले जो अप्लाई किया था वो अभी रीअप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने भी कंफर्म किया है। फिर उसके बाद कल के न्यूज़ में हम लोग ने वैसे इसको काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस किया था, और फिर अभी भी ये ड्राफ्ट स्टेज में ही है। तो फाइनली जब इनका रिलीज़ हो जाएगा ये पॉलिसीज़ का, एज इन लोग अभी भी सजेशंस ले रहे इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो जब ये पॉलिसीज़ एप्लीकेबल होने लग जाएंगे, इनफैक्ट अभी भी एप्लीकेबल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग अप्लाई नहीं कर रहे, अभी भी एप्लीकेबल है। बट अभी भी ये लोग अमेंड करने के लिए भी तैयार है इस पॉलिसीज़ को, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जियो एंड टाटा कम्युनिकेशन गेट आईटी नोटिसेज ऑन इंटरकनेक्ट फी। देखिए ये क्या है इंटरकनेक्ट फी का मुद्दा, मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है इंटरकनेक्ट फी, जो आईयूसी पेमेंट्स के नाम से हम बोलते हैं, जिसे इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस। क्या होता है, जब कई सारे टेलीकॉम कंपनीज ना बाहर के भी टेलीकॉम कंपनीज का जो नेटवर्क है वो यूज़ करती है और उसके बिहाफ पे चार्जेस पे करती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक है सेक्शन 195 का क्लॉज, जिस पे हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक क्लॉज के बारे में जानना है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6,
ये आपका जो TDS डिडक्ट करने बोलता है, एक तो रॉयल्टी के ऊपर डिडक्ट करने बोलता है और एक टेक्निकल सर्विसेज पर डिडक्ट करने बोलता है। तो पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल सर्विसेज एज इन कोई जब इंडिविजुअल टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप इस पर TDS डिडक्ट करोगे। तो अब हो क्या रहा है कि ये टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि भाई IUC चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं वो कोई इंडिविजुअल के टेक्निकल मतलब सर्विसेज लेके नहीं पे कर रहे हैं उनको, बल्कि ये तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये तो ऑटोमेटिकली हम मतलब नेटवर्क का यूजेज उठाते हैं। आप समझ रहे हो। देखिए, एक होता है अगर आप सेक्शन 195 में देखोगे तो उनका ये कि भाई टेक्निकल फीस आप तब पे करोगे ना जब कोई इंडिविजुअल उस चीज़ में इन्वॉल्व है। टेलीकॉम कंपनीज कह रही है तो भाई इसमें तो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कनेक्शन का चीज़, और उस पर हम कनेक्शन चार्जेस पे करते हैं। और इनकम टैक्स बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व है तो अपन को टेक्निकल फीस तो पे करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये अभी जो मुद्दा है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी जाएगा और उसका देखते फिर फाइनली क्या कंक्लूजन आएगा। ये काफ़ी सालों से ये चीज़ का है प्रॉब्लम हो रहा है टेलीकॉम कंपनीज के साथ। फिर उसके बाद एंजल टैक्स हिट VCs सीक रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स फ्रॉम CBDT। देखिए, मैंने आपको बताया कि सेक्शन 56 का जो क्लॉज है, जिस मतलब मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, सेक्शन 56 सब सेक्शन 7 सब सेक्शन भी, देखिए इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एज अ जनरल अवेयरनेस अगर मैं आपको बोलूँ तो सेक्शन 56 का जो क्लॉज है जो कि कहता है कि भाई एनी क्लोजली हेल्ड कंपनीज इफ दे ट्राई टू इशू देयर शेयर्स मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू विच इज फेयर मार्केट वैल्यू कैन कैलकुलेटेड एज या तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज या तो अंडर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अगर उससे ज़्यादा अगर कोई अपना वैल्यू पे शेयर्स इशू करता है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, व्हाट वी कॉल इज एंजल टैक्स। पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ऊपर था, अब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ 21 कंट्रीज का नाम निकाला है जिसपे ये एंजल टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। अब ये जो एंजल टैक्स जो एग्जेम्प्ट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आपका पेंशन फंड्स हो गया या कोई गवर्नमेंट और सॉवरेन फंड हो गया, ये सब के ऊपर एग्जेम्प्ट है। आपके कॉर्पोरेट अगर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, मान लो अगर कोई कॉर्पोरेट अगर अपना कोई मतलब कोई कंपनी खोल के इन्वेस्ट करता है इंडिया में थ्रू FDI FPI जो भी, तो उस पर आप फिर वो इन्वेस्टमेंट का आप रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हो। तो अब इस चीज़ के लिए एंजल टैक्स कंपनी जो है वो काफ़ी परेशान है। वो ये चीज़ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप कुछ रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा भी दो इसमें। जैसे कि उनका कहना है कि भाई आप और भी टेरिटरीज जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, ये सब को भी इंक्लूड कराओ, क्योंकि ये सब से तो हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। और फिर कुछ वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है, 5 और वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज लेके आ रहे हैं वो लोग भी, तो उस वो सब चीज़ में कुछ चेंजेस कराओ। तो इसी चीज़ के लिए डिस्कशन चल रहा है अगेंस्ट CBDT के साथ, बट मुद्दा क्या है मैंने वो आपको बता दिया। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, रशिया शेयर इन ऑयल इंपोर्ट्स एट रिकॉर्ड 42%। देखिए, रशिया का जो शेयर है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट पे वो 42% के आसपास पहुंच चुका है। इंडिया इनफैक्ट टॉप 3, जैसे अगर मैं बोलूँ टॉप 4 इंपोर्टर्स जहाँ से इंडिया, ये देखिए टॉप 4 कंट्रीज जहाँ से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, दैट इज़ रशिया, इराक, सऊदी एंड UAE। अगर आप देखो रशिया को अगर आप हटा दो और उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में जो कंट्रीज है उसका टोटल 36 आ रहा है। 36 जो शेयर है वो आ रहा है एंड रशिया का इकलौता 37 आ रहा है। मतलब अगर आप टॉप समझ रहे हो ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का भी अगर शेयर मिला दो तो भी रशिया का उससे ज़्यादा हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट होते हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है यूराल, एक होता है सोको और एक होता है वरांदे। तो देखिए ये 3 प्रकार का एक सिर्फ ऑयल का जो मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरीज होता है, अलग अलग रेट्स होता है, अलग अलग रिफाइनिंग का इसके प्रोसेस रहते हैं। तो ये आपको जैसे आप बोलते हो कंपेटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आ सकते हैं कि व्हाट आर दीज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, व्हाट आर दीज। तो ये भी एक चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फेड सिग्नल फॉर रेट पॉज टेक्स प्रेशर ऑफ हॉट जॉब्स रिपोर्ट। देखिए फेड ने ऑलमोस्ट बिल को पास कर दिया है और अब जो फेड का जो प्रॉब्लम था डेट क्राइसिस का और इनफैक्ट रेट पॉज का भी जो दिक्कत था वो भी चीज़ अब थोड़े क्लियर हो रहे हैं। फेड ने अभी ये चीज़ बताया कि भाई हम रेट पॉज शायद कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स का अगर मानना है तो शायद रेट पॉज कर सकती है फेड। और उसके ऊपर अगर
अभी रेट पॉज करके ये चीज़ देखिए कि भाई आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो ये क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, जॉब रिपोर्ट कैसे आता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए एक ना नायरू करके कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उससे तहत क्या होता है कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट एक सर्टेन लेवल के नीचे गया तो उसके बाद आपको इन्फ्लेशन देखने मिल सकता है इकोनॉमी में। तो इसी चीज़ के लिए फेड ने जो बताया कि भाई सिग्नल, फेड का जो सिग्नल है वो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पे क्यों डिपेंड करता है। भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट एकदम रिकॉर्ड लो में आ गया तो ऑब्वियस सा बात है कि इन्फ्लेशन तुरंत भागेगा, और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें हो सकता है कि आज रेट हाइक करना पड़ जाए। दोस्तों मैं अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, कोई अगर इकोनॉमिक टाइम्स कवर करता होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ बता के चल जाएगा कि भाई फेड ने सिग्नल किया है, ये किया है। नायरू वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों समझना, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। इसलिए मैंने ये सीरीज चालू किया क्योंकि मैंने देखा है कि इकोनॉमिक टाइम्स जब भी लोग कवर कर रहे हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से कंसेप्ट बताते रहे, इनफैक्ट हेडलाइंस पढ़ते रहे। इट्स बेटर टू रीड द हेडलाइन। उनके लिए ऐसा लग रहा है कि भाई सारे न्यूज़ को हम कवर कर लेंगे, हेडलाइन सिर्फ पढ़ देते हैं। लेकिन दोस्तों नहीं, आप भले 25-30 न्यूज़ उठाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जनरल नॉलेज एंड फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको इंटरव्यू वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतने भी न्यूज़ पढ़ के जाते हो कोई भी इंटरव्यू वगैरह में, कोई भी कंपनी आपको कंपनी स्पेसिफिक शायद डेटा ना पूछे, या पूछ भी सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, जैसे वेदांता फॉक्सकॉन का जो डील है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, अडानी हिंडनबर्ग का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। बट आपको पर्टिकुलर एक डील का स्टार्टअप वाइज नहीं पूछा जाएगा एक कंपनी में, अनलेस आपको स्टार्टअप इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली उस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो। बट हाँ, आपको इकोनॉमी रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड, ग्लोबली आपका ग्लोबल इकोनॉमी रिलेटेड क्या क्या चीज़ है वो ज़रूर पूछा जा सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करिए कंटिन्यूसली। आई एम श्योर आपका महीना 2 महीना में ना जो जनरल अवेयरनेस का जो लेवल है, आई एम श्योर काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा उस चीज़ में। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ लगता है कि भाई सजेशंस आप दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ओपन टू ऑल सजेशंस। और जिसको आपको लगता है कि और भी लोग इस चीज़ से बेनिफिट हो सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। मैं इसीलिए इस चीज़ को हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सारे एज ग्रुप्स के जो है लोग इस चीज़ को देख पाए, सारे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं अगर इंग्लिश में बोल भी दूँ तो मैं उसे हिंदी में वापस से रिपीट करके उस चीज़ को क्लियर आउट कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एफपीआई होल्डिंग्स ऑफ 7 to 14 ईयर गिल्ट सोर आफ्टर आरबीआई ईजेस एक्सेस। देखिए आरबीआई ने ना अपना जो गिल्ट है एज एन जो ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह है वो सब का एक्सेस को बहुत मतलब बहुत ही उसको लिमिट कर दिया, एक्सेस लिमिट कर दिया। सॉरी, मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सेस काफ़ी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दिया है। सॉरी, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दिया है इस चीज़ में। तो आरबीआई अब इससे क्या हो रहा है, काफ़ी फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आ रहे हैं इंडिया में काफ़ी हद तक आजकल कॉर्पोरेट डेट्स में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एफपीआई वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में जो इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अभी इस बार। और ये चीज़ आरबीआई क्यों करती है दोस्तों, देखिए अगर डॉलर का रेट अगर आरबीआई को गिराना है, मतलब एज एन रुपी का वैल्यू को अप्रिशिएट कराना है, तो आरबीआई क्या करती है कि भाई ठीक है, मैं अपना जो भी होल्डिंग है वो तो बाय सेल करता ही हूँ, लेकिन मैं ये सब रूट्स के थ्रू भी डॉलर का वैल्यू इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो मेन मुद्दा यही रहता है कि इनका जब यूएस ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो इसीलिए नहीं, आरबीआई ने भी इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया यूएस को मैच करने के लिए, क्योंकि यार अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है सब छोड़ के भाग जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव वो उसको लॉस हो प्रॉफिट हो सब छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि फिर रुपी का वैल्यू इवेंचुअली गिरेगा तो उनको ये लगेगा भाई आज के रेट में अगर हम निकल जाते तो चलो ठीक है, रुपी 80 रुपीज़ के आसपास है या 84 रुपीज़ के आसपास है, कल को अगर हम निकलेंगे तो हो सकता है रुपी गिर के 95 हो जाए, तो फिर हमें तो वैसे भी लॉस होगा। तो इसके कारण भी आरबीआई जो है ये सब चीज़ को मैच करती है। नेक्स्ट दोस्तों, अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑफर्स एट अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। देखिए नेक्स्ट 50 का मतलब एक इंडेक्स है जो कि निफ्टी में आने वाले टाइम में जाके इंक्लूड हो सकता है अगर वो इतने बड़े बन जाते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट 50 काफ़ी अलग अलग सेक्टर से है, जैसे कुछ आईटी से है, कुछ फाइनेंस से है, काफ़ी अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स है।
उन अभी मार्केट का ये चीज़ कहना है कि भाई ऑल टाइम जो इनका पीई चलता है 5 ईयर एवरेज दैट इज अराउंड 28.5 के आसपास चलता है और अभी 28 है। तो 5 ईयर्स एवरेज में अगर हम देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी अच्छे पोजीशन में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैंने भी कुछ मिड कैप स्टॉक्स नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रीट बैंड विद स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज, गुड अपॉर्चुनिटीज टू स्पर डील्स। देखिए फाइनेंस सेक्टर्स में कुछ लंबे लंबे डील हुए, जैसे कि ABRDN जो मॉरिशस होल्डिंग्स है, उन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस में अपना अच्छा खासा स्टेक बेचा। फिर उसके बाद टेंसेंट क्लाउड यूरोप ने PB फिनटेक में लगभग 2.8% के आसपास अपना स्टेक बेचा, 2.09% के आसपास अपना स्टेक बेचा। एक्चुअली इस आर्टिकल का मेन मुद्दा ये चीज़ है कि भाई फाइनेंस के फील्ड में लंबे लंबे डील्स हो रहे हैं। इनफैक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हद तक इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 2022 में जो है ये नेगेटिव टेरिटरी में थे, मतलब आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा था FPIs का, अब इनफ्लो ज़्यादा होना चालू हो गया है। हम काफ़ी अभी बेस पे खड़े हैं, अब इधर से मार्केट ऊपर जाने का बहुत लाइकलीहुड है। तो आप भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हो तो अपना इन्वेस्टमेंट का ड्यू डिलिजेंस करके इस चीज़ में मार्केट में भी आप घुस सकते हो। फिर उसके बाद कोटक बैंक्स अनसिक्योर्ड लोन्स टू बी अवेलेबल टू ऑल बोरर्स। देखिए जो मैंने आपको बोला कि मैं कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ तब कवर करूंगा जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अनसिक्योर्ड लोन्स का भी आजकल ट्रेंड में आ गया है, मतलब लोग अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने सिविल स्कोर, ये सब चीज़ को दिखा के बैंक वगैरह से अनसिक्योर्ड लोन बैंक भी अब थोड़ा अग्रेसिव होकर देना चालू कर दिया है। और क्यों नहीं देंगे दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आपका एक सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है ना, तो आपको भी ये चीज़ रहता है कि भाई मैं मेंटेन करके रखूँ कि मेरा लोन बाद में ऊपर जाएगा। कल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, परसों का है, आप मेरे चैनल में जाके देख भी सकते हैं कि कॉर्पोरेट बोरोवर्स को ये लोग ज़्यादा नहीं देना चाह रहे लोन, बल्कि रिटेल बोरोवर्स को ज़्यादा देना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल बोरोवर्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा रहता है कॉर्पोरेट बोरोवर्स से, तो इनको इस चीज़ में मार्जिन ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो लोग रिटेल बोरोवर्स को देना चाहते हैं। और अगर रहा बात अनसिक्योर्ड का, तो अनसिक्योर्ड का भी ज़्यादा रहेगा मार्जिन। HDFC इस चीज़ को बहुत अग्रेसिवली परस्यू कर रहा है और अभी कोटक भी परस्यू करना चालू कर रहा है। देखिए होता क्या है दोस्तों, रिटेल बोरोवर्स आर दी लीस्ट जो लोग डिफॉल्ट करते हैं, जो लोग NPA करते हैं, क्योंकि रिटेल बोरोवर्स को ना अपनी इज्जत और अपने चीज़ों को लेके काफ़ी वो चीज़ केयरफुल रहते हैं। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स है वो हैवी क्वांटिटी में NPS डिक्लेयर होते हैं, तो इसीलिए बैंक्स वगैरह भी ये चीज़ चाहती है कि भाई हम रिटेल बोरोवर्स को दें, क्योंकि एक तो वो फेथफुल भी रहते हैं, उससे हमारे प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं, और अभी अनसिक्योर्ड के नाम से हम और भी ज़्यादा लोन और दे पाएंगे विदाउट एनी कोलैटरल। बट अगेन विदाउट एनी कोलैटरल मतलब ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के गया और बैंक उसे लोन दे देगी, बट वो हायर इंटरेस्ट रेट पे सिबिल स्कोर वगैरह चेक करके देगी उनको रेट। एंजल टैक्स से रिलेटेड और एक न्यूज़ दोस्तों छोटा सा, एंजल टैक्स शील्ड फॉर बायर्स ऑफ PSU शेयर्स ड्यूरिंग सेल ऑफ। देखिए काफ़ी आप बोल सकते हो कि काफ़ी थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इस चीज़ में। अगर आपको PSU का शेयर्स अगर आप सेल कर रहे हो, मतलब अगर कोई PSU कंपनी अपने शेयर सेल कर रही है, जैसे गवर्नमेंट ही मान लो अपने PSU में शेयर सेल कर रही है, और अगर गवर्नमेंट फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा लगा रही है, तो इस चीज़ में सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं होगा। जी हाँ, सेक्शन 56 के क्लॉज में ये चीज़ लिखा हुआ है कि इफ़ इट्स अ PSU कंपनी देन दिस प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। आपका इस चीज़ में क्या राय है कि PSU में भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आना चाहिए कि गवर्नमेंट को, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी अग्रेसिवली परस्यू करना है, तो उस चीज़ को करने देना चाहिए? आपका इस चीज़ में क्या व्यू पॉइंट है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अनसीजनल रेंज डैम्पन समर प्रोडक्ट सेल्स। देखिए क्या हो रहा है, आपको भी पता है कि अभी काफ़ी इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, और आने वाला टाइम में भी और भी हो सकता है, क्योंकि एल नीनो का खतरा जो है वो अभी भी है हमारे ऊपर। कहीं पे रेनफॉल शॉर्ट हो सकता है, कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो रेनफॉल का पैटर्न हर साल और इरेटिक होते जा रहा है। इसी कारण क्या हो रहा है कि जो बेवरेज कंपनीज है, जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज है, उनको काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो रहा है। जैसे कि कोई कूलर बनाता है, कोई बियर वगैरह बनाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह जो भी बनाते हैं, उनको काफ़ी हद तक लॉस हो रहा है ये सब चीज़ का। आप ये चीज़ देखिए कि मैंने ये न्यूज़ को इसलिए भी कवर किया है कि अगर आप ये सब चीज़ में कोई इन्वेस्टेड हो, कोई ये कंज्यूमर कंपनी इस टाइप में इन्वेस्टेड हो, आप भले अपने भी एक तरह से ड्यू डिलिजेंस कर लो, बट मेरा इस चीज़ में ये राय है कि स्टे इन्वेस्टेड, बिकॉज आप, क्योंकि
अभी इस अगर आपने परचेस किया था इस स्टॉक को कि भाई अभी समर आने वाला है एंड देन ये सब कंपनीज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगी, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली ये सब कंपनीज काफ़ी अच्छा कमाएंगी, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, ये सब चीज़ के प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट और बढ़ते जाएंगे। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मेरा ये चीज़ कहना है कि अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आप प्लीज़ यू स्टे इन्वेस्टेड आफ्टर योर ड्यू डिलिजेंस। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स क्रॉस 100,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स क्या हो रहा है कि अब पहली बार 1 लाख जो यूनिट्स है वो क्रॉस हो गए, लगभग 1,04,000 जो यूनिट्स है वो आए थे पिछले महीने। अब देखिए इस चीज़ में एक अच्छा पॉइंट ये चीज़ है कि भाई बहुत अच्छा सेल हो गया हमारा, बट अब क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी रिड्यूस कर दिया, 40 से 15% कर दिया है, तो कई सारे कंपनीज के तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है प्राइसेस नहीं भी बढ़े, ठीक है, कम से कम मतलब जो सेल है बाकी कंपनीज का वो तो गिर जाएगा। कोई कोई कंपनीज ने कहा है कि भाई हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, बट ऐसा तो नहीं सारे कंपनीज ये चीज़ करेंगे। तो इस चीज़ से क्या होगा कि बायर्स काफ़ी डिमोटिवेटेड फील होंगे। आई एम श्योर नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपेक्टेड जो 100,000 मार्क तो 100% मेरे ख्याल से क्रॉस नहीं करेगा, बट कितना गिरता है वो चीज़ देखते हैं। उससे प्रॉपर आपको इफेक्ट पता चलेगा कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने 40 से 15% कर दिया सब्सिडी, उस पॉलिसी से मतलब जो कि फेम 2 में है उस पॉलिसी से क्या फ़र्क पड़ेगा। फेम 2 में गवर्नमेंट ने काफ़ी कंपनीज का सब्सिडीज़ भी रोक दिया है, तो हो सकता है वो सब्सिडी को कंपनीज को अगर लगेगा हम रिकवर नहीं कर पाएंगे तो वो अपना अकॉर्डिंगली मार्जिन थोड़ा और बढ़ा देंगे, ताकि वो जो कॉस्ट है उनका वो भी रिकवर होते जाए धीरे धीरे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी कितना क्या बढ़ाती है, किस हिसाब से सेल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ECB टू हाइक रेट्स बट नॉट एज रैपिडली, लगार्ड। देखिए जो ECB प्रेसिडेंट है क्रिस्टाइन लगार्ड, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि भाई ECB जो है वो रेट हाइक करेगा ही, बट इन्फ्लेशन क्योंकि 6.1% तक गिर चुका है, वो इतना अग्रेसिवली नहीं करेगा जितना अग्रेसिवली उन्हें करना चाहिए था, ठीक है। ECB ने लगभग 3.75% रेट हाइक किया है सिंस लास्ट जुलाई। जर्मनी का काफ़ी ज़्यादा रेट हाइक, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला जर्मनी में, क्योंकि मेनली जो गैस सप्लाई होते थे रशिया के थ्रू वो अभी ब्लॉक्ड है। तो इस जब जर्मनी ऑल्टरनेट रूट्स में देख रहा है तो काफ़ी उनका महंगा जा रहा है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रखा है। तो इनका ये कहना है कि देर इज़ नो साइन टू शो दैट इन्फ्लेशन हैज़ पीक्ड, so that is why probably they'll continue to rate the interest rate, but at the slowing pace. Next is दोस्तों, Aadhaar enabled payment users in a fix as banks set up guardrails to reduce fraud. देखिए हो क्या रहा है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ऐसा किया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई बैंक्स वगैरह जो है अपना सॉर्ट ऑफ एक जो CSPs बनाएंगे, दैट इज कस्टमर सर्विस पॉइंट। उससे क्या होगा, बायोमेट्रिक के थ्रू आपको कैश दिया जाएगा, आपको बायोमेट्रिक के थ्रू आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बट अभी हो क्या रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो रहे हैं ये सब चीज़ में, तो इसीलिए बैंक्स वगैरह अपने एडिशनल सेफगार्ड के लिए क्या कर रही है, मोबाइल पे मैसेजेस सेंड करके मोबाइल से वेरिफिकेशन मांग रही है। अब दोस्तों ये सब चीज़ में क्या है कि भाई लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का, भाई बैंक अकाउंट तो छोड़ा, हमने बैंक अकाउंट इतना मुश्किल से कराया और मोबाइल तो कितनों के पास नहीं है, तो मोबाइल अगर आप ऐसे एनेबल्ड करा दोगे तो फिर ये तो पूरा पेमेंट सिस्टम ही मतलब फ्लॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। बैंक वगैरह भी चाहते नहीं है ना कि कितने, अब देखिए इनका ये कहना है कि SBI रिपोर्टेड 19,622 चार्जबैक क्लेम्स इन अगस्त 22, ठीक है। तो मतलब चार्जबैक क्लेम्स मतलब किसी के पैसे से गलती से अकाउंट डेबिट हो गया जो कि उन्होंने नहीं किया था, तो SBI को उस चीज़ को रिफंड भी करना पड़ता है। अब वो किसने किया क्या किया वो तो रिकवरी का अलग चीज़ है, बट SBI को उस चीज़ को रिफंड भी करना पड़ता है। तो ये सब कई सारे बैंक्स के साथ हो रहा है, तो इसलिए बैंक्स वगैरह अपने एडिशनल सेफगार्ड्स को लेके आ रहे हैं। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, कैरियर्स प्लान टू फ्लाई इन 115 जेट्स टू फिल अप गैप लेफ्ट बाय गो फर्स्ट। देखिए गो फर्स्ट का जो है अभी आपको पता है फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो चुका है, तो कई सारे जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है वो अपने एयरक्राफ्ट को बढ़ा रहे, जैसे कि इंडिगो 46 बढ़ाएगा,
एयर इंडिया ग्रुप 21 बढ़ाएगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस 15 बढ़ाएगा, स्पाइस जेट 20 बढ़ाएगा, विस्तारा 19 बढ़ाएगा, ए 9 बढ़ाएगा, अलास्का एयर 4 बढ़ाएगा। बहुत ही छोटा सा न्यूज़ था, बट मैंने क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था तो मुझे लगा कि चलो ये कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी एक कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आगे मतलब वीडियो खत्म होने से पहले आप वीडियो पे प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि इस टाइप के वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हैव अ नाइस डे।